सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग का जो चल रहा है घटना चक्र का सीरीज प्रश्न उत्तर का मुख्य सेविका के लिए, उसका जो है चैप्टर नंबर 12 का पहला पार्ट जो है हम लोग कर चुके हैं। दूसरा पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। एक बार फिर से बोल देते हैं, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। उसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम लोग दूसरा पार्ट अपलोड पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट बिना देरी किए हुए ढंग से पढ़ेंगे। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। बायोलॉजी के टर्म्स में है, टर्म्स भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, उनको मतलब कि बहने नहीं हैं, उनको समझ में आना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ तो कैसे भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। आपको समझाने की मेरी गारंटी है कि समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद याद रखना आपकी जो है जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि क्लास में तो सभी बच्चे एक ही तरफ पढ़ते हैं, लेकिन सक्सेस तो बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है उस चीज़ को रिटेन करने के लिए, याद करने के लिए। तो कृपया करके याद करना आपका काम है, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। समझा देंगे हम, आप ये लोग याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान है, जो नवजात शिशु है उसका शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, या 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर बताइए। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है किसका? नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सा प्रश्न है। जो सामान्य नवजात शिशु होता है उसका तापमान जो है 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय की, ठीक है। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग, मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय किसको नहीं जांच करना चाहिए? बाकी सबको जांच करना चाहिए, ठीक है। फेस मास्क तथा उपयुक्त आकार का, पुनः मुद्रास्फीति के लिए बैग का, पर्याप्त दाब का, या सक्शन कैथेटर का। जो 22 का उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। सक्शन कैथेटर की जांच जो है नहीं करना है, बाकी जो है बाकी करना है। तो ये देख लेते हैं। जो पुनर्जीवन होता है, नेटल रेस्क्यूशन होता है कि तैयारी करते समय बैग और मास्क की जांच करना, ठीक है, की जांच सक्शन कैथेटर के लिए नहीं की जाती है, ठीक है। मतलब कि सक्शन कैथेटर एक पोजीशन है, वहाँ पे उसके लिए जांच नहीं की जाती है, मतलब बैग की, मास्क की, ठीक है। अच्छा, मेन बात आती है कि ये नवजात पुनर्जीवन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी बच्चे जो है बड़ा कमज़ोर पैदा होते हैं, समय से पहले पैदा हो जाते हैं, या उनको जो है ऐसी स्थिति रहती है कि बड़ा मतलब कि जीने की स्थिति नहीं रहती है, तो उनको क्या किया जाता है? पहले जो है उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। हीट को, टेम्परेचर उनको बॉडी को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? उनको स्नीफिंग पोजीशन पे रखा जाता है। स्नीफिंग मतलब कि सांस ले सकें, ऐसा पोजीशन बनाया जाता है, ये आसानी से सांस ले सकें, ऐसी पोजीशन उनको रखा जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं नवजात पुनर्जीवन क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनके शरीर को ड्राई किया जाता है। ड्राई मतलब होता है कि सुखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? उनके ब्रीदिंग को स्टिमुलेट किया जाता है। ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग को स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है कि जो भी उनकी सांस लेने में समस्या आ रही है, वो फेफड़े को हल्का सा प्रेस करके, हल्का सा बहुत, या सक्शन के थ्रू जो है कैसे भी उसको स्टिमुलेट करके जो है सांस को पुनः जो है लाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग नवजात पुनर्जीवन की बात कर रहे हैं। नवजात पुनर्जीवन में क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उसको जो है अच्छे से सांस ले सके उस पोजीशन में, स्निफिंग पोजीशन में रखा जाता है कि बच्चा किस तरह सांस ले सकता है। उसको सुखाया जाता है, बच्चे को ड्राई किया जाता है कपड़े से पोंछ के जैसे भी, और उसको जो है ब्रीदिंग को स्टिमुलेट किया जाता है, मतलब कि उसको जो है कैसे भी करके जो है उसकी सांस को वापस लाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब उसी में ये प्रश्न बन रहा है कि नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांच चाहिए सिवाय की, ठीक है। तो सक्शन कैथेटर के लिए नहीं जांच किया जाता है, बाकी सबके लिए जांच किया जाता है, किसका? बैग और मास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 पे आते हैं। समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है, ठीक है। समय पूर्व, समय से
पहले, ठीक है। समय पूर्व मतलब कि समय से पहले जो है कौन वो जो नवजात है जो कब जन्म ले लेता है, तो 37 सप्ताह से कम पूर्ण होने हो किए गर्भाधान पर, मतलब 37 सप्ताह से पहले ले लेता है उसको समय से पूर्व कहेंगे नवजात। ये जो 38 सप्ताह से पूर्व जन्म ले लेता है उसको कहेंगे पूर्ण होने से पहले की है। ये जो 39 सप्ताह पूरा होने से पहले ले लेता है, या जो 40 सप्ताह पूरा होने से पहले ले लेता है, तो किसको कहेंगे कि समय से पहले इसने बच्चे को जन्म हो गया इस बच्चे का, तो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब प्रश्न जो है बड़ा स्पेशल प्रश्न है और सिंपल भी हैं, और ऐसे प्रश्न आने के चांस बनते हैं क्योंकि ये जनरल टर्म है, ये एक सामान्य आदमी की जानकारी होनी चाहिए। आप तो उसी फील्ड में जा रही हैं तो आपको तो जानकारी होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 37 सप्ताह से कम किए गए गर्भाधान, मतलब 37 सप्ताह से पहले बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको कहेंगे कि समय से पूर्व उसका जन्म हो गया है, ठीक है। तो 37 सप्ताह के गर्भाधान की अवधि पूर्ण किए बिना ही जन्म लेते हुए वाले शिशु को क्या कहते हैं, समय पूर्व नवजात या प्रीनेटल न्यूबॉर्न कहलाते हैं। जो 37 सप्ताह से, सामान्य माना गया कि 40 सप्ताह में बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, लेकिन अगर 37 सप्ताह से पहले जन्म लेता है तो उसको कहते हैं कि इसने समय से पूर्व ही जन्म ले लिया है, ठीक है। उसको कहते हैं प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जो है अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। जन्म के 5 मिनट बाद APGAR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। APGAR क्या है इसको भी जानेंगे, ठीक है। सब कुछ जो है बुक में नहीं दे रखा है और दे भी नहीं सकता, क्योंकि अगर सब कुछ बुक में दे देगा तो बुक जो है रामायण से ज़्यादा मोटी हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है, और बुक से ही पढ़ना होता है सबको, तो बुक्स तो सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, फिर अध्यापक की ज़रूरत क्या पड़ती, ठीक है। बुक्स तो सबकी अवेलेबल है मार्केट में, बच्चा पढ़ नहीं लेता, फिर अध्यापक की क्या ज़रूरत है, टीचर की क्या ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि गुरु का भी बड़ा महत्व है, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो जन्म के 5 मिनट बाद जो है APGAR के लिए नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर उसका क्या है, 8 है। तो यह क्या दर्शाता है, बताइए यह क्या दर्शाता है। कोई डिप्रेशन नहीं है, कि हल्का डिप्रेशन है, कि मध्यम डिप्रेशन है, कि या गंभीर डिप्रेशन है। APGAR से अभी इससे पता चल रहा है कि हमारा क्या हो सकता है, डिप्रेशन के बारे में पता करना है। तो स्कोर 8 अगर दिखा रहा है APGAR पे, उसके ग्राफ पे, तो कितना जो है इसका मतलब क्या है, तो कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो है इसको देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं इसको, कि जन्म के 5 मिनट बाद अगर APGAR के लिए नवजात का मूल्यांकन करने पर स्कोर अगर 8 दर्शाता है तो जो है शिशु को कोई डिप्रेशन नहीं है तथा शिशु स्वस्थ है। क्या है, शिशु स्वस्थ है, मतलब 8 पे अगर कोई डिप्रेशन नहीं हुआ है उसमें, और शिशु जो है क्या है, स्वस्थ है। APGAR को देख लेते हैं ये क्या होता है। अब देखिए ये है APGAR, इसका जो है फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बाकी एक्स्ट्रा जानने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। ए का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी, P का पल्स, G का ग्रीमेंस, ठीक है, A का अपीयरेंस और R का रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्टिविटी में मसल टोन देखा जाता है, पल्स ये ग्रीमेंस में जो है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी देखा जाता है, स्किन कलर देखा जाता है अपीयरेंस में, और रेस्पिरेशन देखा जाता है R में। तो कहने का मतलब ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। 8 पॉइंट अगर है तो बच्चे में कोई डिप्रेशन नहीं है APGAR स्कोरिंग सिस्टम पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग जरूर याद कर दीजिएगा। आ सकता है कि APGAR में G स्टैंड फॉर, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। A स्टैंड फॉर, तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 25 पर, ठीक है। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी की संभावित कारण है सभी हैं सिवाय की, ठीक है। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिनों में, शुरुआती दिनों में मिर्गी आता है, उसके कई कारण होते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा कारण नहीं है, बाकी कारण मिर्गी कारण बनते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हाइपोग्लाइसेमिया है, टिटनेस है, एक्सफिक्सिया है और इंट्रावेक्टिकुलर रक्तस्राव है, ठीक है। तो इसमें जो है बी के कारण जो है मिर्गी नहीं आता है। मिर्गी का मतलब तो मूर्छ टाइप हो जाता है बच्चा शुरुआती दिनों में, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ अगर कोई परेशानी रहेगी तीनों में से, तो जो है बच्चे को क्या आ सकता है, मिर्गी की संभावना बनती है। टिटनेस से जो है मिर्गी की संभावना नहीं बनती है। अच्छा बात आती है कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब ये होता है कि निम्न रक्त शर्करा, रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा कम है, 70 मिलीग्राम से mg/dl से कम है, ठीक है,
70 mg पर DL से कम है, ठीक है, तब जो है इसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इस केस में भी बच्चे को क्या आ सकता है, मिर्गी आ सकता है। अच्छा, ये इंट्रावेट्रिकुलर रक्तस्राव क्या है? बच्चे के अंदर ऐसा रक्तस्राव हो रहा है जहाँ पे जो फ्लूइड होता है, फ्लूइडल एरिया में जहाँ पे ब्लड होता है उसमें जो है रक्तस्राव हो जा रहा है, या ब्रेन के किसी क्षेत्र में जो है रक्तस्राव हो रहा है फ्लूइडल एरिया में, ठीक है, फ्लूइड में या ब्रेन के आसपास जो है कहीं रक्तस्राव हो रहा है तो भी मिर्गी आने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव कहते हैं। इस केस में हाइपोग्लाइसेमिया के केस में और एक्सीफिक्सिया केस में जो है क्या होता है, मिर्गी आने के चांस बनते हैं। बाकी टिटनेस में जो है मिर्गी आने का चांस नहीं बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सब कुछ वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 26 पे आते हैं। एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है। अब देखिए सिर का नियंत्रण से क्या मतलब है। देखिए कुछ दिनों में जो है बच्चों को सुनाई देने लगता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो अपना बच्चा जो है सिर आपकी तरफ नहीं घुमा पाता है। उसी की बात हो रही है कि बच्चा अपना सिर का मूवमेंट कब तक, अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण जो है, सिर के मांसपेशियों पर नियंत्रण कब तक कर लेता है। तो 15 दिन में कर लेता है, 3 से 4 महीने में कर लेता है, 6 महीने में कर लेता है, 8 महीने में कर लेता है। बताइए, तो 26 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 6 महीने में जो है। देखो ये सब बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। जन्म से 6 महीने की अवधि तक जो है शिशु सिर का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। 6 महीने तक जो है शिशु के सिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब है कि जिधर बोलेंगे, जिधर से उसकी आवाज़ जाएगी, उधर जो है वो अपना सिर घुमाने के कैपेबल हो जाता है, ठीक है, सक्षम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 पर आते हैं। भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? ये प्रश्न हो चुका है, फिर भी देख लीजिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में जन्म के समय नवजात शिशु का सामान्यतः वजन कितना होता है। तो 1.5 से 2.5 kg, 2 से 3 kg, 2.5 से 3.5 kg या 3 से 4 kg। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 2.5 से 3.5 किलो का वजन होता है। तो भारत में जन्म के समय नवजात का वजन जो है सामान्यतः 2.5 से लेकर 3.5 किलो तक होता है। यदि इससे कम है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेकर उचित निदान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इससे अगर कम है तो डॉक्टर से सलाह लेकर उचित निदान इसे करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं कि जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए। अब देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंगारू मदर क्या होता है। बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो आपके सामने ऑप्शन है वो है कम से कम 15 मिनट, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटा या कम से कम 6 घंटा, ठीक है। तो इसका उत्तर है वो उत्तर होगा 28 का आपका, वो होगा बी, यानी कि कम से कम 1 घंटा के लिए कंगारू मदर केयर में रखा जाता है, ठीक है। देखिए कंगारू मदर केयर जो है को दिन में 3 से 4 बार कम से कम, दिन में 3 से 4 बार कम से कम 1 घंटे के लिए करानी है। इसमें बच्चे को होने वाली शुरुआती तापमान तकलीफें खुद ब खुद दूर होने लगती है और बच्चा सेहतमंद हो जाता है, ठीक है। जो भी तमाम तकलीफें होती हैं बच्चे के अंदर जो है खुद ब खुद दूर होने लगती है और क्या होता है, बच्चा क्या होता है, अपने आप सेहतमंद हो जाता है। अच्छा, अब कंगारू मदर केयर होता क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ये पोजीशन बना हुआ है ना, ये कंगारू मदर केयर पोजीशन है। जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने थैली में रखता है, वैसे माँ को क्या किया जाता है, माँ भी क्या होती है, माँ का स्किन और बच्चे का स्किन, पूरा शरीर का स्किन की बात हो रही है, बच्चे के पूरे शरीर का स्किन और माँ का स्किन जो है टच करा के रखा जाता है। अंग से अंग टच करता है और स्किन से स्किन टच करता है, मतलब त्वचा से त्वचा टच होता है दिन में 3-4 बार 1 घंटे के लिए। इससे क्या होता है कि माँ के जो दूध का भी जो कमी होती है वो भी पूरा हो जाता है, बच्चे के जो अंदर जो भी कमियाँ होती हैं वो भी, मतलब कि बच्चा जो है सेहतमंद होने लगता है अपने आप। ये एक तरह से क्या है, इमोशनल, मनोविज्ञान कहिए या इमोशनल कहिए, भावनात्मक रूप से जो है एक इलाज है, इसको कहते हैं कंगारू मदर केयर। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्किन से स्किन, अंग से अंग जो है टच कराया जाता है माँ का और बच्चे का, कम से कम 1 घंटे के लिए दिन में 3 से 4 बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं कि समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसको ICDS स्कीम कहते हैं, के लाभार्थी कौन कौन है, ठीक है। जो भी समेकित बाल सेवाएं योजना है, ICDS स्कीम है, उसके लाभार्थी कौन कौन है बताइए। तो 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती एवं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति और ए तथा बी दोनों, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
29 का डी। ठीक है, ए और बी दोनों। 6 वर्ष से छोटे बच्चे भी और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी होती हैं ICDS स्कीम में। तो देख लीजिए, जो समेकित बाल विकास योजना है, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें उसके कुपोषण का, स्वास्थ्य का, ठीक है, और गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास का जो है विशेष ध्यान रखा जाता है ICDS स्कीम में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 30 पे आते हैं। जन्म के कितने समय बाद जो है नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? जन्म के कितने समय बाद जो है स्तनपान शुरू करवाना चाहिए? तो 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे के भीतर, चिकित्सक से कहने के बाद, या 6 घंटे के बाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 30 का। सिंपल प्रश्न है, बहुत बार इसको बताया गया है, यानी कि 1 घंटे के भीतर जो माँ का पीला गाढ़ा दूध आता है वो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बच्चे के पाचन तंत्र के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो जन्म की 1 घंटे के भीतर जो है नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे के भीतर। बच्चे के जन्म के बाद जो है लगभग 6 माह तक बच्चों का माँ का दूध पिलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पर आते हैं। कंगारू माता का देखभाल के लाभ निम्नलिखित सभी हैं सिवाय कौन सा इसमें से लाभ नहीं है? बाकी सभी लाभ हैं। ठीक है, तो देखिए, कंगारू माता केयर में क्या होता था कि बच्चे का अंग से अंग और स्किन से स्किन माँ से टच कराया जाता है, दिन में 3 से 4 बार। ठीक है, और कम से कम 1 घंटे के लिए। तो मातृ शिशु बंधन का में सुधार होता है, माताओं के दूध तथा उत्पादन बढ़ता है, शिशुओं में संक्रमण बढ़ता है और बच्चे को गर्म रखता है। तो बताइए, ये ऐसा काम शिशुओं को संक्रमण को बढ़ाने के लिए किया जाएगा क्या? ये तो सिवाय पूछ रहा है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। संक्रमण बढ़ता नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चे के हेल्थ के लिए होता है अच्छा। तो कंगारू माता देखभाल एक तकनीक है जो खासकर नवजात, मुख्यतः प्री टर्म शिशुओं के देखभाल में प्रयुक्त होता है। प्री टर्म मतलब कि जो बच्चा जो है पहले जन्म ले लिया है 37 सप्ताह से। ठीक है, इसके प्रमुख लाभ हैं कि मातृ शिशु बंधन में सुधार होता है, माताओं में दूध का उत्पादन बढ़ता है, मातृ शिशु बंधन में सुधार होता है, माताओं के दूध में उत्पादन बढ़ता है और बच्चों को क्या रखता है? ये गर्म रखता है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वह है। अच्छा, ये इम्यूनोग्लोबिन होता कहाँ है? माँ के दूध में ही होता है, ध्यान रखिएगा, माँ के दूध में होता है और नवजात को आंत में होने वाले संक्रमण से बचाता है। तो वो उसको जो है उसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? देखिए, तो IgA, IgD, IgG या IgM। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का, हो जाएगा ए, यानी कि IgA। ठीक है, तो माता के दूध में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन एक बड़ा हिस्सा IgA है जो मुख्य रूप से नवजात के आंतों के संक्रमण को बचाता है। क्या करता है? मुख्य रूप से नवजात के आंतों के संक्रमण को बचाता है इम्यूनोग्लोबिन। इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि माँ के दूध में कौन सा पार्ट है जो संक्रमण से बचाता है बच्चे के आंत को? तो वह है इम्यूनोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 33 पे आते हैं। डैश को छोड़कर सुमन के लाभार्थी हैं। ठीक है, सुमन एक स्कीम है। ठीक है, उसके तहत कौन कौन लाभार्थी हैं? इसको छोड़कर बात हो रही है, तो किसको छोड़ के बाकी सभी लोग हैं? तो सभी गर्भवती महिलाएं, प्रसव के 6 महीने तक की माँ, सभी बीमार नवजात या 3 वर्ष तक के सभी बच्चे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 का, हो जाएगा डी आपका। ठीक है ना, 3 वर्ष तक के सभी बच्चे नहीं है, बाकी सभी लाभार्थी हैं इसके। जो सुमन स्कीम है के तहत महिलाओं को गर्भवती होने के 6 महीने से लेकर बच्चों के 6 महीने से लेकर बच्चों के जन्म के 6 महीने के तक मुफ्त, मतलब कि गर्भवती होने के 6 महीने से लेकर और 6 महीने जब बच्चा पैदा होना उसके 6 महीने तक बाद तक इलाज का प्रावधान है सुमन में। सभी बीमार नवजात बच्चे भी इसके लाभार्थी होते हैं, किंतु 3 वर्ष तक के सभी बच्चे जो है इसके लाभार्थी नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं। नवजात शिशु में जन्म के समय एक दोनों वृषणों के अवतरण का विफलता कहलाता है। ठीक है, एक या दोनों वृषणों का अवतरण मतलब होता है कि विकास। अवतरण मतलब क्या होता है? विकास की विफलता मतलब कमी।
विफलता जो होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चों के जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है, अभी दिखाऊंगा अच्छी तरह, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें जो है सही से विकास नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कहते हैं बताइए। फाइमोसिस कहते हैं, हाइड्रोसेलर कहते हैं, क्रिप्टो किडिस्म कहते हैं, यस ये सभी कहते हैं, ठीक है। तो 34 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो भी वृषण सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, इसको जो कहते हैं क्रिप्टोकिडिस्म, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अवतरण का विफलता जो है क्रिप्टोडिस्म कहलाता है, ठीक है। इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, ये टेस्टिस नॉर्मल है, जो बच्चे का जन्म लेता है उसमें ये जो टेस्टिस है ये नॉर्मल है, ठीक है। जो भी वृषण कहते हैं उसको ये नॉर्मल है। अब इस वृषण का विकास जो है ये नहीं हो पाया है सही तरह से, इसको मूव होकर यहाँ पे नहीं आ पहुँचा है, ये अब नॉर्मल पोजिशन में है। तो यहाँ पे क्या है, एक कभी कभी दोनों और कभी कभी एक वृषणों का सही तरीके से जो है डेवलप नहीं हो पाना जो है ये क्या कहलाता है, क्रिप्टोकिडिस्म कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 35 पर आते हैं। आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक हैं, सॉरी, जो आवश्यक नवजात हैं उसके मुख्य घटक हैं सिवाय, इसमें कौन सा नहीं है, बाकी सभी हैं। तो हाइपोक्सिया के साथ नवजात का पुनर्जीवन, हाइपोथर्मिया की रोकथाम, संक्रमण की रोकथाम या व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम। तो ये व्यवहार संबंधी फिलहाल जरूरत नहीं होता है, ठीक है, नवजात की देखभाल के लिए, लेकिन बाकी सभी जरूरत होती है। अब बाकी सभी को देख लेते हैं। देखिए हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया में अगर बच्चा जो है सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको प्रचुर मात्रा में क्या दिया जाता है, प्रचुर मात्रा में उसको O2 प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या है, थर्म से क्या मतलब होता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो शरीर को क्या किया जाता है, शरीर को गर्म रखा जाता है, शरीर को गर्म, ठीक है, या जितना टेम्परेचर चाहिए उसको उतना दिया जाता है, ठीक है। संक्रमण से रोकथाम, बिल्कुल संक्रमण से रोकथाम भी क्या है, नवजात की देखभाल में मुख्य एक घटक है। तो हाइपोक्सिया जान चुके हैं आप लोग कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, शरीर जो है गर्म होना चाहिए, ठीक है, प्रचुर मात्रा में टेम्परेचर मिलना चाहिए और संक्रमण से रोकथाम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 पर आते हैं। सदमे में नवजात के लिए एक अनुवांशिक मात्रा विस्तारक है। सदमे में नवजात के लिए एक अनुवांशिक मात्रा विस्तारक है। कितना मात्रा विस्तारक है भाई, तो सामान्य लवण के 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर, सामान्य लवण के 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर, मतलब प्रति किलोग्राम मतलब कितना बच्चा है उस पर कितना जो है लवण मिलना चाहिए, ठीक है, नमक की मात्रा होनी चाहिए। सामान्य लवण के 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर या सामान्य लवण के 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर। जो 36 हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि लवण के 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर, माने कि अगर 3 किलो का बच्चा है तो 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 10 30 मिलीग्राम चाहिए उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही है, सेम चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 पर आते हैं। 40 ही प्रश्न है, घबराइएगा मत, ठीक है, लेकिन जो 40 प्रश्न है बेहतरीन है और हम लोग एकदम बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है, ठीक है। जन्मजात विसंगतियों को पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीक क्या है। जो जन्मजात विसंगतियां हैं, कमियां हैं बच्चों में, उसको पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक है भाई, तो अल्फा फिटोप्रोटीन उत्वेदन या कोरियोनिक अंकुर प्रतिचयन या ये सभी। तो उत्तर हो जाएगा 37 का डी, यानी कि ये सभी हैं। जो भी जन्मजात विसंगतियां कमियां होती हैं बच्चों में, जन्मजात ही होती है, उसको पता करने के लिए जो है ये इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, सभी तकनीक वही हैं। अब देखिए सारे तकनीक याद होने चाहिए, जैसे अल्फा फिटोप्रोटीन हो गया, उत्वेदन हो गया, कोरियोनिक अंकुर प्रतिचयन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 पे आते हैं। बच्चे को, तो देखिए इसमें क्या है कि बच्चे जो समय पूर्वक के रेटिनोपैथी के विकास के उच्च जोखिम में हैं वे हैं, ठीक है। रेटिनोपैथी का मतलब होता है कि आंख का विकास, उनका रेटिना का विकास सही से नहीं हो पाया है। तो कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें इसका विकास नहीं हो पाता है, तो अपरिपक्व नवजात में, परिपक्व नवजात में, गर्भावस्था के बाद की अवधि वाले नवजात में, या इस सभी में। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जो अपरिपक्व नवजात है, समय से पहले जन्म ले लिया है, उसमें चांस बनता है कि जो है रेटिना की नुकसान हो गया होगा, ठीक है। तो अपरिपक्व नवजात में
प्रीटर्म यूनिट में समय के पूर्व जो है रेटिनापैथी के विकास में जोखिम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 पर आते हैं। एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करता है वह है। एक कार्यक्रम है जिसका बुनियादी लक्ष्य क्या है कि नवजात की देखभाल करना है और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशिक्षित करना, पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ठीक है। वो क्या है, मतलब उसको कौन सा स्कीम है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है कि IMNCI है या घर आधारित नवजात देखभाल है? तो उसका उत्तर हो जाएगा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है का लक्ष्य जो है बुनियादी नवजात देखभाल करना और पुनर्जीवन बेसिक न्यूबॉर्न केयर रेस्क्यूशन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना। जो पुनर्जीवन लिखा है ना, ये इतना आसान काम नहीं है, सब आदमी नहीं कर सकता है इसको, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पुनर्जीवन जो मिलने वाला सुविधा है वो हर जगह नहीं होता है और समय से अस्पताल ना पहुँच, और हर अस्पताल में नहीं भी होता है, ठीक है। और समय से इस चीज़ नहीं मिलने पर क्या होता है, बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बड़ा ये शर्म की बात है कि हर अस्पताल में नहीं होता है ऐसे, और हर अस्पताल में ऐसे प्रशिक्षित लोग भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग डेमो के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो है ये पुनर्जीवन क्या है, रेस्क्यूशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे नियोनेटल रेस्क्यूशन है लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये बच्चा नहीं है, ये पुतला है, इस पर यह दिखाया जा रहा है, इसको जो है इस कर्मी को सिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है कर्मी कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन का एक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हल्का सा प्रेस कर करके जो है इसकी जो सांस को लौटाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हार्ट बीट को भी थोड़ा वापस लाने की कोशिश की जा रही है, इसी को कहते हैं पुनर्जीवन। और जो आसपास का टेम्परेचर है ना उसको भी मेंटेन किया गया है, बच्चे को एकदम सुखा के दिया गया है। तो ये सुविधाएं हर जगह नहीं होती हैं, हर अस्पताल में नहीं होती हैं, और ऐसे प्रशिक्षित लोग भी हर अस्पताल में नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो है इन कर्मियों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब बताइए ये उपकरण कौन सा है, ठीक है। ये उपकरण कौन सा है, ठीक है, पिछले प्रश्न पे ही आधारित है। तो बताइए इसमें ये कौन सा है, ये डायलिसिस मशीन है, ठीक है। ये कौन सा है, डायलिसिस मशीन है कि यांत्रिक वेंटिलेटर है, क्या पोर्टेबल वेंटिलेटर है, या शिशु इंक्यूबेटर है, ठीक है। तो उत्तर आपको दिख रहा है, तो ये शिशु इंक्यूबेटर है। अच्छा, शिशु इंक्यूबेटर क्या होता है, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। इसको जान लीजिए कि ये क्या है, शिशु इंक्यूबेटर है, ठीक है। ये मशीन देखिए, जो भी बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है या उसमें कुछ विशेष परेशानियां होती हैं, उसको इस बॉक्स में रख दिया जाता है। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इंक्यूबेटर मतलब बॉक्स ही टाइप का होता है कुछ, तो इसमें रख दिया जाता है। अब इसमें एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कंट्रोल किया हुआ वातावरण, जिस हिसाब से बच्चे को चाहिए वैसा वातावरण जो है वहां पे रखा जाता है। हीट को प्रोवाइड किया जाता है, उष्मा को प्रोवाइड किया जाता है। अगर गर्मी का दिन है तो उस हिसाब से फैन का भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता को भी प्रोवाइड किया जाता है जैसी ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन भी सप्लाई किया जाता है। तो ये है शिशु इंक्यूबेटर। ये सब कुछ बुक्स में नहीं लिखा होता है, और सब कुछ आप स्टूडेंट हैं, इतना मेहनत कहाँ कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए गुरु की आवश्यकता भी पड़ती है, और हम उसी लिए लगे भी हुए हैं। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। लगे रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।